हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की जो वीडियो है हमारी वो नॉर्मलाइजेशन को लेके है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है एसएससी में। एसएससी की जो भी हमारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन से कैसे मार्क्स हमारे जो मार्क्स में वेरिएशन आता है वो किस तरीके से आता है, शिफ्ट वाइज हमारा कैसे होता है, तो और कैटेगरी वाइज उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, शिफ्ट वाइज क्या इम्पैक्ट रहता है, और हमारे जो भी मतलब हम पेपर करते हैं तो अटेम्प्ट जितना हमारा रहा, हमारी एक्यूरेसी कैसी रही, तो उसके अकॉर्डिंग कितना वेरिएशन आता है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि सारी की सारी आपके जो भी डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं इस वीडियो में। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहना ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले कि हम एसएससी करता कैसे है नॉर्मलाइजेशन। हमें जब नॉर्मलाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ था सबसे फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने हमें जो एसएससी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रोवाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग एसएससी का नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। और मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एसएससी का जो फॉर्मूला है। इसमें आप देख सकते हो कि जो पूरा फॉर्मूला है ना, इसमें जो जो चीजें यूज हो रही है आप देख पा रहे होंगे कि नीचे सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। इन सारी टर्म्स के अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है ये फॉर्मूला। और जो ये सबसे सामने जो मैंने सर्कल किया हुआ है अभी फॉर्मूले में, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूले में ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ये। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जो मैंने मार्क की है, इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है। तो कभी-कभी हम देख पाते हैं कि एक ही सेम शिफ्ट में क्या होता है कि किसी स्टूडेंट्स के जो वेरिएशन है, मतलब सेम शिफ्ट में 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स जो नॉर्मलाइज हुए हैं, एक के कम हुए हैं और एक के ज्यादा हुए हैं। तो इस कांस्टेंट की वजह से ऐसा होता है। कभी-कभी क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट होता है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है और कभी-कभी वो लेस देन 1 हो जाता है। तो उसकी वजह से ये वेरिएशन होता है कि सेम शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के नॉर्मलाइज होके 20 हुए और सब किसी कैंडिडेट के 23 नॉर्मलाइज हुए मार्क्स। तो उसकी वजह से ये वेरिएशन होता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी वीडियो में कि किस तरीके से ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, फॉर्मूला का मेन चीज मैं बता देती हूँ बहुत ही इजी वे में कि किस वजह से ये इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो देखो, टॉपर्स का स्कोर देखा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि टॉपर्स में बिल्कुल मतलब 1 या 2 का देखा जाता है, कुछ परसेंटेज लिया जाता है। 1% से भी कम जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, मतलब परसेंटेज टोटल स्टूडेंट्स जितने थे उनमें से अप्रॉक्स लेस देन 1 स्टूडेंट्स जो टॉपर्स में रहे, मतलब जिनके सबसे टॉप स्कोर रहा है, उनके स्कोर्स को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद सबसे लो जो स्कोर किए हैं कैंडिडेट, उनके भी मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। और फिर हमारा देखा जाता है कि जो हमारी शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर कितना रहा, मतलब हमारा जो मीन रहा, मतलब हमारी शिफ्ट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट की मैं बात करती हूँ, तो आज जितने भी कैंडिडेट ने जितना स्कोर किया उसका एवरेज कितना रहा है, ये देखा जाता है। उसके बाद देखो, फाइनली एक चीज देखी जाती है कि जो हमारी शिफ्ट रही है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में कंडक्ट होता है एग्जाम जो एसएससी का होता है, तो ये देखा जाता है कि जो शिफ्ट रही है ना वो इजी है या डिफिकल्ट है या एवरेज है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मीन डेविएशन देखा जाता है। मीन देखा जाता है इस शिफ्ट का मीन डेविएशन किस तरीके से वेरी किया है, पूरा जो ग्राफ देखा जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो फॉर्मूले को इम्पैक्ट, मतलब फॉर्मूले को अफेक्ट करती हैं। ये सारी चीजें जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं बात कर लेती हूँ आपके क्वेश्चंस की, जो आप मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आप मुझे पूछते हो कि मैम कैटेगरी वाइज हमारा क्या इम्पैक्ट रहता है कि यूआर कैंडिडेट के एज कंपेयर टू मतलब अदर कैटेगरीज, कोई ओबीसी से है, कोई एससी से है, कोई एसटी से है, तो उनका मतलब ज्यादा होता है क्या और यूआर का कम होता है। तो देखो, कैटेगरी वाइज कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। सेम वे में अगर यूआर का 20 हो रहा है तो आपका भी 20 होगा, एससी का भी, एसटी का भी, और ओबीसी का भी, और ईडब्ल्यूएस का भी। कैटेगरी की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड, हम शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो हाँ, शिफ्ट की वजह से वेरिएशन आता है, क्योंकि कोई शिफ्ट इजी होती है, कोई शिफ्ट डिफिकल्ट होती है, और किसी किसी शिफ्ट का जो उसी की वजह से क्या होता है, जो एवरेज स्कोर है वो वेरी करता है। उसकी वजह से मार्क्स में जो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, वो शिफ्ट की वजह से वेरी करता है। तो मतलब शिफ्ट की वजह से तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगा ही, ठीक है। तो ये सेकंड चीज थी आपकी। थर्ड, आप मुझे बार बार पूछ रहे होते हो कि मैम एक्यूरेसी से क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखो,
हम क्या करते हैं कि कोई कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 क्वेश्चन किए, आपने भी 100 क्वेश्चन किए, मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है और आपके 90 क्वेश्चन ठीक है। तो अब आपकी एक्यूरेसी मेरे से ज़्यादा रही और मेरी एक्यूरेसी आपसे कम रही है। बट हम अगर सेम शिफ्ट में हैं ना, तो आपके भी नॉर्मलाइज़ मार्क्स उतने ही होंगे और मेरे भी उतने ही होंगे। तो इट मीन्स एक्यूरेसी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है नॉर्मलाइज़ेशन को लेके, और इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फ़ॉर्मूला शो किया था स्क्रीन पर, ताकि आपको ये चीज़ें दिखे कि फ़ॉर्मूला मतलब किन-किन चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है, किन-किन चीज़ें कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो कवर की जाती है। तो एक्यूरेसी का कोई मैटर नहीं करता है, एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, किसी की कम है। और सबसे लास्ट जो आप मुझे पूछते हो कि मैम अटेम्प्ट का क्या रहता है? अगर कोई कैंडिडेट ज़्यादा अटेम्प्ट करता है या कोई कैंडिडेट कम अटेम्प्ट करता है, तो उसका क्या रहता है? तो देखो, अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँ, मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक कैंडिडेट ने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बट मेरे नेगेटिव होके मार्क्स कितने आ गए और उनकी एक्यूरेसी रही है उतनी। तो हमारा रॉ स्कोर अगर आस-पास भी है या रॉ स्कोर मेरा ज़्यादा है और उनका कम भी है, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स अटेम्प्ट प्लस में एक्यूरेसी, उसकी वज़ह से नॉर्मलाइज़ेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो आई होप कि ये जो भी सारे क्वेश्चन्स थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे और मैं आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। अब लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप पूछते हो कि मैम ऐसा क्यों होता है कि सेम शिफ्ट में एक कैंडिडेट के और मतलब सेम शिफ्ट में 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो अलग-अलग इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। किसी के 20 नॉर्मलाइज़ होते हैं और किसी के 23 हो रहे हैं या 25 हो रहे हैं। तो देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला था, उसमें मैंने जो मार्क करके आपको दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, बेशक आप फिर से जाके देख लो। उसमें जो वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसी की वजह से वेरिएशन होता है। वो कभी-कभी ग्रेटर देन 1 होती है और कभी-कभी वो लेस देन 1 होती है। देखो, वो कभी इक्वल टू 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर देखो इक्वल टू 1 होगी तो ऑब्वियसली कोई इम्पैक्ट रहेगा ही नहीं, सबके सेम मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और डिक्रीज़ होंगे। तो होता क्या है कि देखो, अगर जब वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो अगर मेरे मार्क्स 100 है और और आपके 120 हैं और मेरे नॉर्मलाइज़ होके 100 से 120 हो गए और आपके 120 से कितने हो गए, 150 हो गए। देख रहे हो? आपके मतलब 30 बढ़े हैं और मेरे 120 हुए, तो मेरे सिर्फ 20 मार्क्स बढ़े हैं, आपके मेरे से ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उनकी कांस्टेंट वैल्यू थी, हमारे एसएससी का जो नॉर्मलाइज़ेशन का फॉर्मूला है, वो ग्रेटर देन 1 था, तो जिसके ज़्यादा रॉ स्कोर होगा, रॉ स्कोर की बात कर रही हूँ मैं। मेरा 100 था, मेरा 120 हो गया, आपका 120 था बट आपका 1 मतलब 50 के आस-पास पहुँच गया। या देखो 150 तो नहीं पहुँचता, मतलब थोड़ा वेरिएशन आता है, जैसे कि मेरा 100 था, 120 हुआ, आपका अगर रॉ स्कोर 120 है, तो वो 143 हो जाएगा। मतलब 3-4 नंबर का आता है या 144 हो जाएगा, तो ये तभी होता है। अब दूसरा केस क्या होता है कि अगर जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो क्या होगा? लेस देन अगर वैल्यू 1 है, तो क्या होगा? जैसे मेरे 100 मार्क्स हैं, तो मेरे 120 हुए, बट आपके 120 मार्क्स है ना, तो आपके 140 भी नहीं होंगे और आपके उससे भी कम हो जाएँगे। मतलब मेरे 100 से 120 हुए हैं, बट आपका रॉ स्कोर 120 है, तो आपका 140 तो होना चाहिए था ना, क्योंकि मेरे 100 से 120 हुए हैं, बट आपका 140 होने की जगह 137 हो जाता है। इस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन वर्क करता है। ये इसी की वजह से होता है, जो हमारा एसएससी का मतलब जो हमारा ये वेरिएशन आता है, ये इस कांस्टेंट वैल्यू की वजह से वेरी करता है बार-बार, कि एक कैंडिडेट के मतलब जो वेरिएशन है वो डिफरेंट-डिफरेंट हो जाता है, कि मेरे ज़्यादा हुए, आपके कम हुए, या आपके ज़्यादा हुए या मेरे कम हुए। तो मेन रीज़न यही रहता है नॉर्मलाइज़ेशन का, और इसी वज़ह से वेरिएशन आता है। और देखो, और भी देखो, अगर आपको नॉर्मलाइज़ेशन को लेके कोई डाउट होता है, तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या-क्या डाउट है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से वो सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। और देखो, नॉर्मलाइज़ेशन का जो फ़ॉर्मूला है ना, उससे ना क्लियरली सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो। फिर भी मैंने ईज़ी लैंग्वेज में आपको, ताकि आप समझ पाओ और अच्छे से चीज़ों को सुन के समझ पाओ कि हाँ, किस वजह से वेरिएशन आता है, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर की है। स्टिल आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जॉइन करो। और टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेजेस देखती हूँ, अगर कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ ग्रुप को भी और अपने चैनल को भी। तो ग्रुप में आप डायरेक्टली मैसेज छोड़ सकते हो कि हाँ, आपको किस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो वहाँ पे भी मैं जवाब दे सकती हूँ। और ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा कैंडिडेट्स की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।